नमस्कार बच्चों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों हिंदी भाषा की उत्पत्ति। पिछली क्लास में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था हिंदी जो कि एक विषय के साथ क्या है, भाषा है। इसीलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अगर बच्चों आपने पिछली क्लास मेरी नहीं देखी है तो आप जाकर के जो मेरी पिछली क्लास है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी और जो प्लेलिस्ट हैं वो सारी की सारी सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। यानी कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको आगे की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा। आपको सारी की सारी क्लासेस बैक टू बैक मिलेंगी और सारी क्लासेस कैसी होंगी, सीक्वेंस में होंगी और आप सारी क्लासेस देखिएगा। अगर हम विशेषकर बात करें हिंदी की तो बच्चों हिंदी आपके लिए सारी क्लासेस सीक्वेंस से लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी जो है इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जब आप सारी क्लासेस सीक्वेंस से लेंगे तो आपको पूरा जो सब्जेक्ट है हिंदी हमारा, इसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। दोबारा से आपको इतने कह सकते हैं कि शुरुआत से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आप जुड़े रहिएगा लगातार हमारी क्लासेस के साथ। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था कि हिंदी जो है, हिंदी की जननी भाषा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो हिंदी की जननी भाषा है ये हम कहते हैं किसको? संस्कृत को। हिंदी की जननी भाषा क्या है? संस्कृत, ठीक है। संस्कृत को हम और किन किन नामों से जानते हैं तो देख लेते हैं। संस्कृत को बच्चों हम और कहते हैं क्या? आर्य भाषा, ठीक है। संस्कृत का जो और अन्य नाम है संस्कृत के वो क्या क्या है? संस्कृत का एक नाम हो जाता है आर्य भाषा, इसके बाद देव भाषा, ठीक है, और देववाणी, ये संस्कृत के अन्य नाम हो जाते हैं। अब देखिए आर्य भाषा, आर्य भाषा हम क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो आर्य लोग हैं, वैदिक सभ्यता में जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था, ठीक है। तो आर्य लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे और प्राचीनतम भाषा है ये संस्कृत। कैसी भाषा है आपकी? प्राचीनतम भाषा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आर्य भाषा कहते हैं, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। देव भाषा यानी कि देवों की भाषा, देव मतलब देवताएं, देवता लोग, ठीक है। तो देवता लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा को भी क्या कहा जाता है? संस्कृत। तो इसीलिए इसका नाम देव भाषा भी हो जाता है। और देववाणी, वाणी का मतलब भी क्या है? भाषा यानी कि बोली। तो देवों की जो बोली थी, ठीक है, तो देवों की बोली क्या थी? संस्कृत थी। तो इसीलिए ये संस्कृत के तीन और अन्य नाम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से संस्कृत का प्रयोग किया गया है तो उसके आधार पर हम संस्कृत को बांटते हैं दो भागों में, ठीक है। पहला आपका जो है उसको हम कहेंगे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा जो इसका प्रयोग किया जाता था उसको हम कह सकते हैं क्या? लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो ये बच्चों संस्कृत को हमने दो भागों में बांटा है इसके प्रयोग के आधार पर। वैदिक संस्कृत क्या होती है? इसको देखो हम कह सकते हैं क्या? यानी कि वेदों की संस्कृत, वेदों की संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए हैं उस संस्कृत को हम क्या कहेंगे? वैदिक संस्कृत कहेंगे। वेदों के साथ साथ इस संस्कृत से जो निर्माण किया गया है वो किसका? वेद का, साथ ही साथ उपनिषद, ठीक है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी का जो निर्माण किया गया है वो कौन सी भाषा में किया गया है? यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सभी में जो संस्कृत प्रयोग की गई है बच्चों वो कौन सी प्रयोग की गई है? वैदिक संस्कृत इस्तेमाल हुई है, ठीक है। वैदिक संस्कृत को हम कह सकते हैं ये आपकी बोलचाल की भाषा नहीं थी, ये कैसी भाषा थी? साहित्यिक भाषा थी। ये कैसी भाषा थी?
साहित्यिक भाषा थी, ना कि ये बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, बोलचाल की भाषा वो होती है जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ चीजें, तो ये हमारी लौकिक भाषा हो जाएगी। ठीक, तो लौकिक संस्कृत क्या थी, इसमें देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत का जो बच्चों प्रयोग किया गया था वो किसमें किया गया था, तो इसका प्रयोग आप देख सकते हैं, जो आपने रामायण, महाभारत, ये जो महाकाव्य लिखे गए हैं, इनकी अगर आप भाषा देखेंगे तो बच्चों आपको कौन सी भाषा मिलेगी, लौकिक संस्कृत मिलती है। ठीक, तो लौकिक संस्कृत में हम कह सकते हैं कि महाभारत और रामायण, ठीक है, और उस समय में जो आपके नाटक, कहानियां जो भी लिखे गए हैं, जो भी आपकी कहानियां वगैरह लिखी गई हैं, उनको हम कह सकते हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, लौकिक संस्कृत में लिखी गई हैं। ठीक है, तो आशा कर रही हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो संस्कृत है, संस्कृत को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमने क्या पढ़ा, वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए हैं, तो हम कह सकते हैं वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है। वैदिक का मतलब ये देखिए, वैदिक सभ्यता की बात करें, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में जो भाषा प्रयोग की गई उसको हमने क्या कह दिया, वैदिक संस्कृत कह दिया, क्योंकि संस्कृत दो टाइम पीरियड में प्रयोग की गई है, कह सकते हैं दो कालों में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो आर्य भाषा है, आर्य भाषा का इतिहास क्या है, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे समझेंगे। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो आपकी संस्कृत है, संस्कृत को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, कौन कौन सी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जो आपके लिखे गए हैं वो क्या क्या है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। ठीक है, लौकिक संस्कृत अगर आप इसका रूप देखना चाहते हैं तो जो संस्कृत में रामायण लिखी गई है, महाभारत है, और नाटक, कहानियां उस समय पे जो लिखी गई हैं, इनमें आपको जो भाषा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, लौकिक संस्कृत की भाषा देखने को मिल जाती है। ठीक, और मैंने आपको क्या बताया कि जो वैदिक संस्कृत है ये बोलचाल की भाषा नहीं है, ये कैसी भाषा है, साहित्यिक भाषा है। ठीक है बच्चों, ये कैसी भाषा है, साहित्यिक भाषा है, यानी कि साहित्य के रूप में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसको विद्वानों और ब्राह्मणों की भाषा भी कहा जाता है, किसको, वैदिक संस्कृत को। ठीक है, आशा कर रही हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे आर्य भाषा, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषा है, इनका जो इतिहास रहा है, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। कितना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों जो सबसे अच्छा हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप क्लास को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं, वापस से चीजों को देख सकते हैं एक बार जा करके। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार क्लास में दोबारा से क्या करना, जब आप क्लास प्ले करेंगे तो वहां पे आपको क्या कर सकते हो, पीछे जाने का ऑप्शन होता है, तो आप दोबारा से चीजों को देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम समझेंगे जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा, इसका इतिहास। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा का इतिहास क्या रहा है, आइए इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं, पहला देखेंगे। पहला आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, पहला जो आपका है इसको हम क्या कहेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। ठीक है, किसका, भारतीय आर्य भाषा का इतिहास। तो पहला आपका हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और यहाँ पर हम इसका टाइम पीरियड भी लिख लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कितना रहा है बच्चों, वो रहा है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय है वो कितना है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं
कि ये 1000 वर्ष की बात हो रही, ठीक है। 1000 साल तक जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 1000 साल, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका पार्ट आता है, वो आता है आपका क्या, प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा आपका पार्ट क्या हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो बच्चों इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देख लीजिए, 500 ईसा पूर्व से लेकर के ये आपका हो जाएगा 1000 ईस्वी तक, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। तो बच्चों इसकी जो टाइमिंग रही है वो कितनी रही है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, लगभग 1500 साल, ठीक है। 1500 साल में जो भारतीय आर्य भाषा जो रही है, इनका जो प्रयोग हुआ है, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, लगभग 1500 साल रही है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका पार्ट है ये है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपने यहाँ देखा 1500 बीसी से लेकर ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे हमने कहां तक लिखा था, 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व से दोबारा से हम आगे मध्यकालीन की शुरुआत हो जाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो कि लगभग कब तक चल रही है, 1000 ईस्वी तक चलती है। इसके बाद यहाँ पर 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है वो समाप्त हो जाता है। अब आपकी बात आती है किसकी, 1000 ईस्वी से। तो ये बच्चों आपकी आज तक यानी कि अभी तक जो भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं उनको हमने किसमें रखा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में रखा है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जितना मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है। तो बच्चों मैंने पहला आपको जो पार्ट बताया है भारतीय आर्य भाषा का इतिहास, इसमें हमने क्या देखा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि आपकी 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक चली है। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें आपकी 500 बीसी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम ईसा पूर्व में काउंट करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय अगर आपको ईस्वी लिखा मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि वो बात किसकी हो रही है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय की, ठीक है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देख लिया। इसके बाद आधुनिक वाला, जहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समाप्ति होती है, वहां से शुरुआत किसकी हो जाती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर के और अभी तक चल रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इनमें आपकी कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये आपके संस्कृत के दो पार्ट हुआ करते थे। तो इनमें हम देखते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसमें हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत और साथ ही साथ लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो ये दोनों जो संस्कृत के भाग हैं ये इसी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्रयोग हुए हैं, ठीक है। और वैदिक संस्कृत में भी अगर हम बात करें तो इनका ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के जो टाइम पीरियड रहा है मुख्य रूप से 1000 ईसा पूर्व तक, ये बच्चों आपका किसका रहा है, वैदिक संस्कृत का। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है इसमें आपका जो मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ है, लौकिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए,
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के समय दो भाषाएं जो थी मुख्य रूप से कौन कौन सी, पहली थी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जिसका टाइम पीरियड कितना रहा है, वैदिक संस्कृत का रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद यदि हम बात करें लौकिक संस्कृत की तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पे आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा खत्म हो जाती है, ठीक है, कहाँ पे, 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद शुरुआत होती है किसकी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो भाषाएं रही हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगी, तो इसमें आप इतना देख लीजिए कि इसमें जो भाषाएं प्रयोग हुई हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन सी हुई हैं बच्चों। तो ये आपकी रही है पाली, ठीक है, पाली के बाद प्राकृत, इसके बाद आपकी जो भाषा परिवर्तित होती है इनसे बनती है आपकी कौन सी, अपभ्रंश, ठीक है। तो पहले बनी कौन सी, पाली, इसके बाद प्राकृत और अपभ्रंश। तो ये जो भाषाएं रही हैं ये बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, ठीक है, जिसमें आपका जो समय था वो कितना था, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ठीक। तो इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं रही हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो मुख्य 3 भाषाएं आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इनका निर्माण संस्कृत भाषा के परिवर्तन से ही हुआ है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाषा जो है, भाषा एक कैसा है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। भाषा जो होती है वो आपकी कैसी होती है, परिवर्तनशील है, ठीक है। परिवर्तनशील है तभी तो आपने देखा कि संस्कृत, आज के अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। फिर हमने क्या किया, शब्दों को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया, ठीक है। शब्दों को अपने अनुसार जब हमने ढालना शुरू किया तो हमें क्या हुआ, आसानी हो गई बोलने में, इसीलिए हमने शब्दों का रूप परिवर्तित करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत से हमने धीरे धीरे पाली, प्राकृत से होते हुए, अपभ्रंश से होते हुए हम कहाँ पहुंच गए हैं, हिंदी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसमें आपकी मुख्यतः कौन सी भाषाएं आती हैं, आपकी 3 भाषा है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो आपका हिस्सा है इसका, भारतीय आर्य भाषा के इतिहास का, वो क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक। और जिसकी हम शुरुआत देख रहे हैं कहाँ से हो रही है, 1000 ईस्वी से लेकर के अभी तक जारी है, ठीक। तो बच्चों इसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं जो भाषा प्रयोग हुई है, हिंदी भाषा प्रयोग हुई है। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी की हम जो शुरुआत मानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से हिंदी जो शुरुआत हुई है, कब से हुई है, तो बच्चों इसकी शुरुआत हो जाती है 1000 ईस्वी से, ठीक है। 1000 ईस्वी से माना जाता है कि हिंदी का जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, हिंदी का विकास होना शुरू हुआ है, वो कब से हुआ है, 1000 ईस्वी से हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम बात करेंगे किसकी, हिंदी जो आपका है इसका जो विकास क्रम है वो क्या रहा है, इसको देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास, आगे हम जानते हैं। अगर बच्चों क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और क्लास को शेयर कर दें, ताकि और बच्चों को भी ये जो बेहतरीन क्लासेस हमारे चैनल पर आ रही हैं वो और भी बच्चों को पता चल सकें, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें अपने साथ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनके साथ, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे किसकी, हिंदी का जो विकास क्रम है, हिंदी का विकास क्रम। आइए जानते हैं हिंदी जो आपकी भाषा है इसका विकास कैसे हुआ है, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, तो इसमें सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी की जो जननी भाषा है, मातृभाषा रही है,
वो क्या है? आपकी संस्कृत। तो पहली जो भाषा है, प्राचीनतम भाषा कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी संस्कृत। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे किसकी? संस्कृत के बाद आती है बच्चों पाली। पाली के बाद हम कह सकते हैं जो अगली भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत। यानी कि ये क्या हो रहा है? भाषाओं का रूप परिवर्तन हो रहा है। संस्कृत के बाद जो भाषा आई उसका हमने नाम दिया क्या? पाली। पाली के बाद जो भाषा आई उसको हमने क्या कहा? प्राकृत कहा। प्राकृत के बाद बच्चों जो भाषा आती है उसको हम कहते हैं क्या? अपभ्रंश। ठीक है, अगली भाषा कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, आगे देख लेंगे। अपभ्रंश के बाद ऐसा आपने किसी पुस्तक में देखा होगा कि आपको एक और जो भाषा का रूप देखने को मिलता है वो है आपका क्या? अवहट्ट। 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 इसके बाद आपका जो भाषा है वो कौन सी बन जाएगी? हिंदी। ठीक है, अब यहां से हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत हो जाती है और ये टाइम पीरियड कितना रहा है ये हम अभी पहले देख चुके हैं। ठीक है, टाइम पीरियड आपको अच्छे से देख लिया होगा आपने कि हमने पढ़ा था क्या क्या? प्राचीनतम आर्य भाषा, इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और इन्हीं भाषाओं को हमने उन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी का विकास क्रम हमने देखा क्या क्या कि सबसे पहली जो प्राचीनतम भाषा रही है वो कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनती है? अवहट्ट बनती है, और अवहट्ट से बच्चों कौन सी भाषा बन जाती है? इसको हम कहते हैं हिंदी। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में हम इसका प्रयोग करते भी हैं। ठीक है, अवहट्ट। अवहट्ट को बच्चों हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है क्या? अपभ्रंश व अपभ्रंश व हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश व हिंदी के बीच की कड़ी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अवहट्ट जो है ये आपकी अपभ्रंश भाषा और साथ ही साथ हिंदी भाषा के बीच की कड़ी है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। कौन सी भाषा की हम बात कर रहे हैं? अवहट्ट भाषा की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपभ्रंश जो भाषा रही है इसका हमने जो टाइम पीरियड देखा था वो क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था। यानी कि इसका टाइम पीरियड था बच्चों 500 से लेकर के 500 बीसी से। ठीक है, 500 बीसी से लेकर के 1000 एडी तक, यानी कि ईस्वी तक ये टाइम पीरियड था। इसी टाइम पीरियड के बीच में अपभ्रंश भाषा आई थी। ठीक है, तो इसके जो बीच में जो टाइम पीरियड आया है यानी कि जो अवहट्ट है, अवहट्ट का मुख्य रूप से समय माना जाता है कब से लेकर के 900 एडी, यानी कि ईस्वी से लेकर के 1100 एडी तक। ठीक है, तो बच्चों आपका अवहट्ट जो भाषा है ये अपभ्रंश और हिंदी के बिल्कुल जो बीच का समय था उसके समय के बीच में इस भाषा का रूप माना जाता है। यानी कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की ये कड़ी है, इन दोनों को जोड़ने का ये काम करती है अवहट्ट। ठीक है, अपभ्रंश इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अपभ्रंश का जो सामान्यतः अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी चीज का भ्रष्ट होना। ठीक है, यानी कि उसका पतन होना, यानी कि उसका गिरना। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत बहुत ही शुद्ध रूप से कह सकते हैं लिखी जाए तो बहुत ही ज्यादा कठिन मानी जाती है। तो इसीलिए जब कठिन भाषाओं को प्रयोग करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था तो लोगों ने भाषाओं का परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या? संस्कृत से किस किस में परिवर्तन हुआ? तो यहाँ तक हम आ गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृत का बहुत सारा रूप परिवर्तित कर दिया गया और उसका जो अस्तित्व था वो बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसको बहुत नीचे गिरा दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए जो भाषा का नाम रखा गया वो क्या किया गया? अपभ्रंश किया गया।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपभ्रंश के बाद भाषा आती है अवहट। अवहट से कौन सी भाषा बन जाती है? हिंदी भाषा बन जाती है। ठीक है, हिंदी और अपभ्रंश के बीच की जो कड़ी है वो किसे कहा गया है? अवहट को कहा गया है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे जो पाली और प्राकृत भाषाएं हैं, इनका प्रयोग मुख्य रूप से कब कब किया गया है। तो आइए हम जानते हैं। आपने प्राचीन समय में दो धर्म थे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और उनके नाम आपने भली भांति सुने होंगे, आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, आप उनसे परिचित हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाली भाषा की। तो बच्चों, पाली भाषा हम कह सकते हैं, पाली भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो सबसे ज्यादा किस धर्म के लोगों ने किया है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये जो भाषा रही है पाली, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा रही है। ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध के समय, जब भगवान बुद्ध थे तो उस समय की ये भाषा थी कौन सी? पाली। तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में क्या किए हैं? पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा गया है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए हैं। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। भगवान बुद्ध ने कौन सी धर्म की शुरुआत की थी? बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। और बौद्ध धर्म में जो 3 आपके प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, जिनका नाम क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं उनमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो कौन सी भाषा है? पाली भाषा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के समय जितने भी धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है, यानी कि बौद्ध धर्म और इसके अलावा और भी अन्य लोग होंगे जिन्होंने कहानियां, नाटक, रचनाएं वगैरह सब लिखी होंगी। तो बच्चों उस समय जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो मुख्य रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखना कि बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग की गई थी, यानी कि बौद्ध धर्म के समय किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा। ठीक है, इतना आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के बाद एक और जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, धर्म रहा है, वो कौन सा रहा है? जैन धर्म। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, बौद्ध धर्म के बाद कौन सा धर्म आ गया? जैन धर्म आ गया। जब जैन धर्म आया और यहाँ पर हमने देखा कि पाली के बाद जो भाषा आई है वो कौन सी आई है? प्राकृत आई है। तो कौन सी भाषा हो जाएगी बच्चों? प्राकृत भाषा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थी? आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म। और जैन धर्म की शुरुआत किसने की है? महावीर स्वामी ने। जैसा कि अभी हमने पिछले धर्म में देखा, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? महात्मा बुद्ध, यानी कि भगवान बुद्ध ने। तो महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्राकृत भाषा, क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? आप करेंगे प्राकृत भाषा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो आपकी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप टिक करेंगे क्या? प्राकृत भाषा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे हम बात करेंगे हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, आखिरकार हम जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको हमने हिंदी ही क्यों कहा, जबकि आप देख रहे हैं
कि हिंदी से पहले जो भारत देश में भाषाएं बोली गई हैं प्राचीन, क्योंकि भारत आपका प्राचीनतम देशों में से एक माना जाता है और जिसका इतिहास में वर्णन बहुत देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि प्राचीन समय में भारत में अन्य जो भाषाएं थी वो इस्तेमाल हुई और किस तरीके से भाषा का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले हमने देखा संस्कृत, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से थोड़ा सा जो रूप परिवर्तित किया जाता है अपभ्रंश का, उसको हमने नाम दिया अवहट्ट, और अवहट्ट से क्या बन जाता है आपका? हिंदी। ठीक है, चलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो शब्दों का परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि कौन से शब्द को कैसे हम पहचानेंगे, जैसे हम आपको समझाते हैं। आपने जो शब्द है कर्म, ठीक है, कर्म को पाली भाषा में कहा गया कम्म, ठीक है, पाली भाषा में इस शब्द का जो रूप परिवर्तन है वो क्या देखा गया? कम्म देखा गया। ठीक है, पाली से प्राकृत जो बनी है उसमें भी कम्म को कम्म ही लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि सारे शब्द उठा के परिवर्तित कर दिए गए थे, ठीक है, लेकिन कुछ शब्दों का रूप परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से भाषा में बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसलिए हमने क्या किया? भाषा का नाम बदल दिया। तो हम कह सकते हैं कि पाली और प्राकृत में हमने क्या देखा? कर्म को कम्म देखा, और कर्म आपका कौन सी भाषा का हो जाएगा? संस्कृत भाषा का हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में हम इसको कर्म पढ़ते हैं। पाली में हमने देखा हमें क्या देखने को मिला? कम्म मिला। और जब यहाँ तक पहुंचता है आपका हिंदी तक, तो हिंदी में हम इसको कह देते हैं क्या? काम। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं? काम कह देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से शब्द का परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे भाषाएं बदली हमने उस हिसाब से क्या किया? भाषा को अपने अनुरूप ढाल लिया, अपने अनुरूप जो हम कह सकते हैं ऐसी भाषा में हमने बदल लिया जो हमें बोलने में आसान लगती है, जिसे बोलने में हमें बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। ठीक है, तो संस्कृत में आपने देखा कर्म कहा, पाली में हमने इसको कम्म पढ़ा, और हिंदी में हमने इसका क्या कह दिया? काम कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है? शब्दों में परिवर्तन, और कह सकते हैं जब शब्दों में परिवर्तन होगा तो पूरी की पूरी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अलग अलग समय में क्या किया गया है? भाषा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। मैं आपको बताने वाली थी हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब आप ये सोचिए कि आखिरकार हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों जो हिंदी शब्द है ये आपका हिंदी भाषा का है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, जब भाषा का नाम ही हिंदी है फिर कैसे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है? तो हाँ बेटा, ये सही बात है कि हिंदी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं। ये शब्द आपका कौन सी भाषा का है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? तो मैं आपको बता दे रही हूँ, हिंदी जो है बच्चों ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब फारसी भाषा का शब्द है तो फिर हमने हिंदी नाम क्यों दिया? तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो भारत में ईरान जो देश था, ईरान से भारत के प्राचीन समय से जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं ईरान देश के साथ। तो ईरान जो लोग थे, ईरान के निवासी थे, उनका भारत देश के साथ काफ़ी ज़्यादा संपर्क रहा, यानी कि कह सकते हैं वहाँ से व्यापार की जो स्थितियाँ थी और जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ईरान जो लोग थे उनका आना जाना भारत में शुरू से ही रहा है। ठीक है, तो ईरान जिनको हम कह सकते हैं फारसी, ठीक है, फारसी जो लोग थे वो उनको हम कह सकते हैं क्या? ईरानी। तो ईरानी लोग भारत आए, ठीक है, और भारत का आपने प्राचीन नाम सुना होगा जिसको हम कहा करते थे क्या? सिंधु। ठीक है,
तो जो सिंधु देश है आपका, इसका कह सकते हैं ये भारत का पुराना नाम था सिंधु, ठीक है। तो ईरानी जो लोग थे इन्होंने सिंधु से इसका क्या किया, थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, यानी कि हम कह सकते हैं इसका रूप परिवर्तित कर दिया और सिंधु से बना दिया क्या, हिंदू, है ना। तो हिंदू, भारत को हमने क्या कहा, सिंधु। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो बच्चों आप बताना है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो सिंधु आपका कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ईरानी आए, ईरानियों ने क्या किया, सिंधु से क्या कर दिया, इन्होंने हिंदू में परिवर्तित कर दिया। और ईरानी लोग कौन थे, फारसी भाषा इस्तेमाल करते थे, तो इन्होंने फारसी के अनुरूप ही शब्द को परिवर्तित किया। इसीलिए जो हिंदू, हिंदी ये सब हैं, ये आपके कौन सी भाषा से बने हैं, फारसी भाषा से बने हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदी आखिरकार किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे क्या, कह सकते हैं फारसी भाषा का शब्द है। यानी कि हिंदी जो शब्द का जन्म हुआ है, हिंदी शब्द का जन्म किससे हुआ है, फारसी भाषा से हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि कभी अगर आपसे बाई चांस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप बिल्कुल भी अटके नहीं। पूरी मैं कहानी के साथ आपको बता रही हूँ, इससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का जन्म किस भाषा से हुआ है, फारसी भाषा से हुआ है। फारसी भाषा कौन लोग बोलते थे, ईरानी लोग बोलते थे। ईरान के संबंध भारत से बहुत अच्छे थे, तो ईरानियों का आना जाना भारत देश में बना हुआ था। और भारत का पुराना नाम हमने पढ़ा है इतिहास के अंतर्गत कि हम इसको सिंधु नाम से भी जानते थे। सिंधु जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और सिंधु का ही इन्होंने क्या किया, ईरानियों ने रूप परिवर्तित कर दिया अपनी फारसी भाषा के अनुसार, और क्या लिख दिया, हिंदू लिख दिया, ठीक है। सिंधु जो बोली बोलते थे उनको, उनकी बोली को कहा जाता था सिंधी, ठीक है। तो सिंधी से ही क्या बन जाता है आपका, हिंदी बन जाता है। क्लियर है इतना? तो आपको अच्छे से इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हिंदी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, हिंदी शब्द का अर्थ होता है बच्चों, आइए आपको बता दें, हिंदी शब्द का जो अर्थ है ये होता है क्या, हिंद के निवासी, हिंद के निवासी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भारत का प्राचीन नाम क्या था, सिंध था। सिंध देश का कहते थे, सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता था, और ईरानी इसको अपनी भाषा में हिंद कहते थे। तो इसीलिए इन्होंने हिंदी, यानी कि हिंदी जो कह सकते हैं हिंदू से बना है। तो भारत का जो नाम था वो हिंदुस्तान रखा गया, किसने रखा, ईरानियों ने रखा। और इनकी जो भाषा थी सिंधी लोगों की वो हिंदी थी, किसके अनुसार, ईरानियों के अनुसार। बोलते थे वो सिंधी, लेकिन ईरानियों ने उसको नाम दिया क्या, हिंदी नाम दिया। और हिंदी जिसका अर्थ क्या है, हिंद के निवासी, यानी कि हिंद देश के निवासी, या हम इसको कह सकते हैं हिंद की भाषा। और क्या कह सकते हैं, हिंद की भाषा। तो बच्चों ये आपका अर्थ हो जाता है किसका, हिंदी जो शब्द है इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं हिंदी जो कि आपका एक मैं यहाँ लिख देती हूँ, हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा माना गया है, ठीक है। भारोपीय का मतलब क्या है, भार, भारत, ठीक है, और ओपीय यानी कि यूरोपीय से बना है। तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा माना गया है किसे, हिंदी को, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो आखिरकार कहाँ से होती है, तो ये आप पूरा नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो सारी चीजें नोट कर लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो अभी मैंने आपको तरीका क्या बताया, ऑनलाइन क्लास में हमें पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि हम क्लासेस को रीप्ले करके दोबारा से देख सकते हैं और दोबारा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है ये हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी,
अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश जो बच्चों है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। आखिरकार जो अपभ्रंश भाषा है इसके कौन कौन से भेद हैं, तो अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अपभ्रंश के भेद। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, उसमें हम जानेंगे कि आपकी जो अपभ्रंश भाषा है उसके कितने भेद हैं, उसके अंतर्गत और कौन कौन सी अन्य भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और देख लीजिए, इसको हम देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा इतिहास में 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो भारतीय आर्य भाषा का इतिहास में यदि हम जाते हैं तो इसमें कौन से समय की बात कर रहे हैं, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का काल। और अभी हमने पढ़ा था कि मैंने आपको जो भारतीय आर्य भाषा का इतिहास है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें आपका पहला था क्या, प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी, उसके बाद थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा आपका क्या था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1000 ईस्वी से। तो हम कह सकते हैं ये जो समय है ये कौन सा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और हमने वहां देखा भी था कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने 3 भाषाएं मुख्य रूप से देखी हैं, कौन कौन सी, जो कि थी हमारी आपकी पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी अपभ्रंश। तो हम कह सकते हैं कि जो अपभ्रंश है बच्चों ये आपकी 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका जो समय है ये रहा है। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। अब अपभ्रंश काल मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा क्या, कि अपभ्रंश जो भाषा है इसके कितने भेद होते हैं, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और वो भाषाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको हिंदी भाषा की आखिरकार उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताया, और हमने जाना कि हिंदी शब्द आखिरकार किससे बना। तो आज की क्लास में आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा और पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमारी जो आज की क्लास थी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप क्लास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट ढेर सारे करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अगर आप घर बैठकर फ्री में सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आगे आपको बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लासेस हमारे चैनल पर मिला करेगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।